हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। दिस इज द चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी 2 घंटे 8 मिनट 6 मिनट जो भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी थी, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ समरी बची है, जो मैं ये पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी वी हैव कंप्लीटेड। थोड़ा सा पार्ट बचा है जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ वाइटामिन्स, थोड़ा सा क्वाशियोरकर और मेरास्मस के बारे में, और थोड़े से मिनरल्स। इतनी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिससे ये चैप्टर जो है फुल्ली जो है तो पैक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किसी भी टॉपिक को एकदम सॉलिड करना है, उसके कोई भी टॉपिक हमें छोड़ने नहीं है। तो आज हम लोग प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये आपको इस पैराग्राफ में दिखाई देता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला, ठीक है, वेयर इट इज, नो 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 नो, यहाँ पर नहीं, ये तो समरी हो गई आपकी। ये देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है, पीईएम अलग से ही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। मैं इसको आज आपको सेपरेटली करके पढ़ा रही हूँ। कुछ वाइटामिन्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ मिनरल्स है बच्चों, उनके बारे में भी आज आपको पढ़ना है। ये पार्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। इट इज़ टोटली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो इसमें भी कोई चीज़ घबराने की नहीं है। बहुत ही आसान और ईजी बिजी चीज़ होती हैं। हम लोग बच्चों न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग अपने शरीर में न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल बॉडी को बिल्ड करने के लिए करते हैं। आई बात समझ में? हम अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल बॉडी को बिल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। बेसिकली हम अपने बॉडी में जो भी वाइटामिन्स, जो भी मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, ये काम क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं बच्चों? ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने बॉडी का पुराना और डैमेज पार्ट हटा सके और नया नया पार्ट जोड़ सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप सीढ़ी से गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है, स्किन फट जाती है, तो क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, तो क्या होता है? तो उसमें नए नए वाइटामिन्स आते हैं, नए नए प्रोटीन्स आते हैं। नए नए वाइटामिन्स और नए नए प्रोटीन्स जो होते हैं, ये डैमेज्ड पार्ट पर जो है फिर से नए प्रोटीन्स, नए फैट और नए कार्बोहाइड्रेट, नए वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, ताकि जो डैमेज पार्ट है वो आसानी से रिपेयर हो सके। तो बॉडी में न्यूट्रिएंट के इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके और जो भी डैमेज पार्ट है उसका रिपेयरेंस हो सके। ठीक है, नॉर्मली न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं। सो देयर आर 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? नंबर 1 इज व्हाट? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 इज व्हाट? इट इज अ फैट। एंड नंबर 3 इज अ प्रोटीन। इन तीनों का इस्तेमाल ही हम एनर्जी के लिए करते हैं। जब इन्हें आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं, तो इससे निकलती है भयंकर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम शरीर में अलग अलग एक्टिविटीज करने में करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि अशोक भैया बैठ के गाने सुन रहे हैं, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में चल रही है वो एक्चुअली एटीपी की वजह से ही होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टूटने की वजह से आती है। ओके, जब हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो हमेशा किस फॉर्म में निकलती है? हीट के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, और हमेशा इसे आप कहते हैं कंबशन। ठीक है, तो हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो कि कंबशन की वजह से, जलाने की वजह से निकलती है। तो अगर आपके बॉडी में भयंकर प्रोटीन और फैट, लोग कहते हैं ना, जाओ जिम जाओ, बर्न आउट करके आओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि जिम जाओ और बर्न आउट करके आओ। जितना जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तुम्हारे शरीर में इतना फैट भरा हुआ है, इतने मोटे होते जा रहे हैं, तो जिम जाओ और वहां पर जाकर उसे तोड़ कर आओ,
ताकि जब तोड़ोगे उसे जलाओगे तो फिर उससे जो है फैट आपका टूटेगा, उससे एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी आपको इस्तेमाल होगी एक्सरसाइज करने में और बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज में। ठीक है, तो हीट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो कि किसी भी चीज को तोड़ने या कंबस्शन करने से निकलती है। ठीक है, तो जब आप 1 ग्राम फूड को जलाते हैं और उससे जितनी भी एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कोई भी प्रकार का फूड आप जला रहे हो ना बच्चों, चाहे कार्बोहाइड्रेट जला रहे हो, चाहे फैट जला रहे हो, चाहे प्रोटीन जला रहे हो, तो 1 ग्राम किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को जलाने पर जितनी एनर्जी निकलती है उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमेशा हीट जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, कैलोरी और या फिर जूल के फॉर्म में निकलती है। हमेशा 1 ग्राम फूड को जलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, हम जिस और उससे जितनी एनर्जी निकलती है उसे नापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे बॉम्ब कैलोरी मीटर कहते हैं। तो 1 ग्राम किसी भी फूड को जलाने पर, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्ब्स हो, इनको जलाने पर जितनी भी एनर्जी निकलती है उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो आपका न्यूट्रिएंट जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी एनर्जी निकलेगी। जैसे कि फैट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, उससे ज्यादा एनर्जी निकलती है। और जिस मशीन में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं उसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर। ठीक है, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू अब हम लोग देख रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो जितना, हमेशा याद रखिए कि जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा कैलोरीफिक वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा होगी। जो जितना सिंपल होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी सिंपल होगी या कम होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 1 ग्राम को जलाने पर ग्राम को जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर पे कन्वर्जन करने पर जितनी एनर्जी निकलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और हमेशा एनर्जी को कैलोरी या जूल के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, ओके। 1 किलो कैलोरी क्या होती है? ये वो हीट एनर्जी है जो 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती है। तो 1 किलोग्राम वाटर क्या होता है, मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, या कुल मिला के किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अराउंड 1 डिग्री। मतलब 1 किलो कैलोरी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे आपका पानी 1 डिग्री उबल जाता है, 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे केजी जूल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे आप तो जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे फैट का कैलोरीफिक वैल्यू आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा है, मतलब इफ वी आर गोइंग टू बर्न द फैट वी कैन रिलीज दिस मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट मीन्स कि इन तीनों में सबसे अधिक एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। पर क्योंकि ऊपर जो प्रोटीन है और कार्ब्स हैं, इन दोनों के अलग और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे प्रोटीन जो होता है इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, तो बॉडी में जितना भी कंस्ट्रक्शन है ना वो एक्चुअली प्रोटीन और फैट की वजह से ही है, मेनली प्रोटीन। कार्ब्स आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसलिए आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्ब्स फिर प्रोटीन फिर फैट, पर कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा फैट फिर प्रोटीन फिर कार्ब्स। ओके, नाउ देखिए, हमेशा इंसान को जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर प्रकार के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है बच्चों। ठीक है, मुझे अगर कोई रोज़ बोले दाल चावल खा लो ना, सो आई हेट इट। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद है, जैसे अपने अशोक भैया हैं, इनको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अगर इनको मतलब मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा ख्याल है, खैर उनका ख्याल नहीं हो सकता ये कि बिकॉज ही लव्स दाल चावल, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ और मत दें आप और 1 हफ्ते तक उनको दाल चावल देते जाएं तो उनका शरीर जो है, उनको भले ना फील हो कि उन्हें कुछ और खाना है, पर उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए हम दाल चावल के साथ कोई सब्जी खाते हैं, दाल चावल के साथ हम कोई सैलेड खाते हैं और कोई और भी चीज़, प्रोबायोटिक्स, अचार वगैरह खाते हैं, ताकि हमको हमारे खाने में, वैसे दाल चावल इज़ अ कंप्लीट फूड क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, ठीक है, पर उसमें वेजिटेबल्स मिला लेंगे तो आपको वाइटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो अगली बार किसी को रोटी नहीं
पसंद है तो कोई टेंशन नहीं लेना, यू कैन ईट दाल चावल बिकॉज दाल हैज प्रोटीन एंड चावल हैज कार्बोहाइड्रेट. व्हाट यू नीड सम सब्जीज फॉर द vitamins and minerals, and you can fry the sabzi into the oil, so you can also have some fats. So इसलिए it is a complete food. but हमेशा ये याद रखिए कि आपका खाना complete होना चाहिए. We always used to eat that what, दाल चावल खा लिया खत्म हो गया, कुछ भी रोटी खा ली, पर आपके में मिनरल्स और वाइटामिन होने भी बहुत ज़रूरी हैं आपका एक अच्छा जीवन चलाने के लिए. तो अशोक भैया अगर वो दाल चावल खाते हैं तो उन्हें सब्जी भी साथ में खाना चाहिए. ये उनके लिए भी है सीख, आपके लिए भी और मेरे लिए तो है ही. खैर ठीक है. नाउ और अगर आपके डाइट में ये सब न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों नहीं तो कभी ना कभी इन द बरसों, ठीक है, आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर अराइज होगा ही. समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. ठीक है. तो जो लोग बहुत ही मोनोटोनस फूड खाते हैं, हमेशा एक जैसा खाना खाना इज गुड, बट यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा ये याद रखो कि खाने में सब कुछ होना चाहिए. ठीक है. थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट एंड थोड़े वाइटामिन और मिनरल्स. ठीक है. बट हाँ, इंडियन डाइट में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पता है कि नॉट इंडियन डाइट तो फिर भी बहुत अच्छा है. यूरोपियन डाइट जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि उसमें शुगर सबसे ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड्स वगैरह में. और इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन सबसे कम होता है. ठीक है. प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज़्यादा कम इंडियन डाइट में ही होता है, क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं एंड वी हेट टू ईट द मीट. ठीक है. तो हम लोगों को खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता, और आखिरी पर डॉक्टर उनको बोलता ही है कि तुमको जो डेफिशिएंसी है वो है विटामिन B12 की, और इसलिए उसका कोई सप्लीमेंट नहीं होता. विटामिन B12 को बढ़ाना, सीरियल खाना, ग्राउंडनट खाना, ये हमें पसंद नहीं होता, क्योंकि हमें तो चाटर फुल्की पसंद होती है. तो इसलिए विटामिन B12 की हमेशा हम लोगों को कमी हो जाती, खासकर उन लोगों को जो शाकाहारी होते हैं. ऊपर से इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो कोई भी मांस लाते हैं तो उसको इतना जोर से पका देते हैं कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो अनदर टाइम जब आप मांस लाएं तो उसको अच्छे से पकाएं, देन इतना ओवर कुक ना करें और इतने मसाले ना डालें कि उसकी जो गुडनेस है, उसकी जो वेलनेस है वो खत्म हो जाए. ठीक है. सो वी हैव टू ईट प्रॉपरली. If we are not going to take the nutrients properly, then we were going to suffer from some deficiency disorder. ठीक है. जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ठीक है. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब if we are not taking properly protein diet or fat diet, so we can suffer from PEM, which is the protein energy malnutrition. Now बहुत सारे ऐसे भी डेफिशिएंसीज होती हैं जो आयरन, आयोडीन और विटामिन्स की कमी की वजह से हो जाती हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हमको पढ़ना है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग है, एनर्जी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं. रोग्स बोल रही हूँ मैं, ठीक, डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं. ठीक है. नाउ हमेशा ये याद रखिए कि 0 से जो 6 साल का बच्चा रहता है, ठीक है, 0 से जो 6 साल का बच्चा रहता है, हमेशा उसको प्रोटीन की ज़रूरत एक एडल्ट से जो है ज़्यादा रहती है. जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो 10 kg का है, ठीक, तो 10 × 2 कर दीजिए आप, उसको 20 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है पर डे. पर अगर कोई एडल्ट है और अगर वो 60 किलो का है तो उसे सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है. मतलब जितना तुम्हारा बॉडी वेट है ना मेरे लाल, उतना ही तुम्हें प्रोटीन खाना पड़ेगा. पर अगर किसी बच्चे 6 साल तक के बच्चे की बात करूं तो उसे हमेशा अपने बॉडी का डबल प्रोटीन खाना पड़ता है. तो मम्मीज जो होती हैं उनको दलिया खिलाती हैं, उनको दाल खिलाती हैं. आपने देखा होगा कि हमेशा छोटे बच्चे को दलिया दाल खिलाई जाती है, उसको दूध बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस समय हाईली एक्टिव होती है, उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई है, उनकी सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, नई सेल्स बन रही हैं, और नई सेल्स को बनाने के लिए वी ऑलवेज नीड न्यू कार्ब्स एंड न्यू प्रोटीन. ठीक है. नाउ एंड इतने ये जो बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है फॉर द डिजीजेस. ठीक है. हम लोगों को क्या, अपन झेल जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग होती है. पर अगर आप छोटे बच्चे को नहीं दोगे तो अंदर से वो टूटने लगेगा, मतलब उसकी जो बाकी जो सेल्स बन रही हैं, पुरानी वाली भी डैमेज जाएंगी और नई वाली बनेंगी नहीं. तो शरीर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पतला और कमज़ोर हो जाएगा और वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे. ठीक है. ओके. तो हमेशा ये जो माल न्यूट्रिशन है ना, ये
ये कभी भी बड़े लोगों की भूख का कारण नहीं होता। आदमी भूख से मरता है जब वो कम से कम 1 महीना ना खाए, पर छोटा बच्चा का मृत्यु का कारण इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजन इज द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इंडिया में चाइल्डहुड मोर्टालिटी का एक रीजन माल न्यूट्रिशन भी है, पर माल न्यूट्रिशन से जनरली एडल्ट्स नहीं मरते हैं। ठीक है, ओके। माल न्यूट्रिशन अगर आपके शरीर में है तो परमानेंट आपकी बॉडी का डैमेज हो जाता है। ठीक है, आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अच्छा समझे, मैं आप समझिए बात को कि जब से माँ के पेट में बच्चा आता है, जब से माँ के गर्भ में बच्चा आता है, फ्रॉम दैट डे टू द 6 to 7 ईयर्स तक आपको बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। इवन माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है, ये आपने सुना भी है। हो सकता है कि माँ ने अच्छे से ना खाया हो तो बच्चा जन्म से ही इम्पेयरमेंट वाला या रिटार्डेड पैदा हो। इसलिए हमें छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वही बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर देन आई विल टेल यू। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, पर आज हम थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा इलैबोरेटेड मैनर पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये आपके नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में बच्चों, किसी भी एग्जामिनेशन में कभी भी सिलेबस का तो ठीक है पूछते हैं, पर आखिरी में जो जनरल अवेयरनेस की चीजें, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि तुम कितना अवेयर हो। तुम गधा तो नहीं हो, तुमको ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुमको पता ही नहीं कि व्हाट इज द क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी फंस ही जाता है नीट में। ठीक है, सो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से होने वाली 2 बीमारियां जो छोटे बच्चों में ही होती हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाशियोरकर के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग बीमारी है। देखिए, इंडिया में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, एंड बट एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द फूड। तो अगर आपके शरीर में फूड ही नहीं होगा देन द शरीर बिकम्स वेरी लीन एंड वीक, और फिर आप सफ़र करेंगे इन 2 मेजर बीमारियों से, जो इंडिया का इकोनॉमी गिराने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ठीक है, और आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खा के इतना खाना खाते हैं, हम बहुत सारा खाना स्टोरेज से वेस्ट जाता है इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए, पर हम इनको नहीं बांटते। इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम भी है। चलिए, नाउ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे पहले जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी जिसकी कमी की वजह से होती है वो है प्रोटीन। क्या है भैया वो? प्रोटीन। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये किस एज ग्रुप को होती है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सा एज ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 1 to 3 ईयर। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनको सबसे अधिक बीमारी होती है। ओके, ये वाली। ओके, क्वाशियोरकर के लिए ये बच्चा आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, मेनली क्वाशियोरकर की बीमारी एशियन कंट्रीज के बच्चों को ज़्यादा होती है। ठीक है, अफ्रीकन और एशियन, इंडिया भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत में भी माल न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कुपोषित बच्चे। हाँ, इंडिया में कुपोषित बच्चों की कोई कमी नहीं है। इंडिया में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है, समझे तुम? चलो, तो किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा होती है? 1 से 3 साल के बच्चों में। इनको नॉर्मली कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? नीड कितनी है प्रोटीन की? नीड कितनी है? ठीक, कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने में ही कुछ लिख देती हूँ? ठीक, चलो, तो इनकी नीड कितनी है? इनकी नीड है प्रोटीन की 2 ग्राम पर केजी। ठीक है, इसका मतलब ये कि बॉडी का जितना वेट है उस वेट से डबल चाहिए। अगर 10 किलो है तो 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर 20 किलो वेट है तो 40 किलोग्राम चाहिए। हालांकि 20 किलो नहीं होता छोटे बच्चे का। ठीक है, समझिए बात को। देखिए क्या प्रॉब्लम है इस डिजीज में। शरीर में इन बच्चों को अगर आप प्रोटीन कम खिलाओगे, मेरी बात समझ रहे हो, अगर इन बच्चों को तुमने प्रोटीन कम खिलाया
तो दे विल सफर फ्रॉम द क्वाशियोरकर। ठीक है, अब प्रोटीन कम खिलाने से शरीर में क्या होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले वेस्टेड मसल, सबसे पहले इज व्हाट? वेस्टेड मसल, वास्टेड मसल्स। बॉडी में प्रोटीन जो है वो आपकी मसल्स बनाने के काम आता है। इवन बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपको भी पता है, सो दे कैन ईट सो मच ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं ताकि उनकी मसल बने। अगर माँ, सब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं गाँव में बहुत जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो जिससे जो पहला बच्चा रहता है उसको अच्छे से खाना ही नहीं मिलता। समझ में आई बात? उसको खाना नहीं मिल पाता। और माँ जो है, बहुत सारी माँ जो होती हैं वो खेतों में चली जाती हैं तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, जिसकी वजह से उनको, अब बेचारे वो रोटी बस तो खाते हैं, रोटी और चावल, तो उनको कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोटीन का सोर्स नहीं मिल पाता। और ये इनका सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता। कारण मैंने आपको बताए। तो जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो इनकी बॉडी में मसल्स नहीं बन पाते। ठीक है, तो इनके, अभी तो मैंने एक इमेज लगाई है, एक शायद यहाँ पर भी लगी होगी, लुक एट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाथ पैर आपको बहुत पतले दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ द क्वाशियोरकर वाला बच्चा। इसमें आपको हाथ जो है वो पतला ही दिखाई दे रहा होगा। इवन पेट को छोड़कर पूरी बॉडी ही आपको पतली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इनके बॉडी में मसल्स का बिल्डअप नहीं हो पाया है, बिकॉज वी ऑलवेज नीड प्रोटीन्स फॉर द मसल बिल्डिंग। ठीक है, नाउ तो इनके पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, इनके क्या हो जाते हैं? पैर पतले हो जाते हैं। ओके, सो इनके जो है पैर पतले हो जाते हैं, मसल्स पतली हो जाती हैं, इनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेंटली भी ये रिटार्डेड हो जाते हैं बच्चों, और फिजिकली भी ये रिटार्ड हो जाते हैं। मतलब दिमागी तौर से भी इनके शरीर ढंग से काम नहीं कर पाता, और शारीरिक तौर से तो कर ही नहीं रहा है। समझ में आई बात? तो इनकी बॉडी जो है वो उनकी रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, ना शरीर ढंग से ग्रो हो पाया, ना दिमाग ढंग से ग्रो हो पाया, मतलब ये जीवन से ही रिटार्डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिखा भी है कि बॉडी एंड ब्रेन दोनों रिटार्डेड हो जाते हैं। देन द स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड द स्टमक। ठीक है, तो मतलब दे हैव पोर्ट बेली। स्वेलिंग का मतलब होता है उइडिमा। ठीक है, इनको है उइडिमा। व्हाट इज द उइडिमा? क्या होता है? जब आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स रहते हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठा होने लगे। ठीक है, व्हाट इज द उइडिमा? उइडिमा मतलब जब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठा होने लगे, देन इट इज कॉल्ड एज उइडिमा। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज बॉडी में प्रॉपरली किसी भी न्यूट्रिएंट का डिपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उइडिमा इज द डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड इनटू द पर्टिकुलर पार्ट which can हेल्प्स इन द स्वेलिंग ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। हेल्प्स क्या मतलब स्वेल कर देता है, और इसे आप कहते हैं पोर्ट बेली, कि हाथ पैर तो एकदम पतले हैं पर पेट आपको अलग से ही निकाला हुआ दिखाई देगा। बॉडी में कोई भी चीज़, मतलब हर सिस्टम को बनाने के लिए, बॉडी में हर प्रॉपरली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो आपको डायरिया जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैरास्मस। देखिए क्या है मैरास्मस? मैरास्मस जो है मेनली क्वाशियोरकर में आपको फैट मिलेगा, पर इससे आपको हाथ पैर उतने पतले नहीं दिखाई देंगे। बट मैरास्मस क्या है? इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। आई बात समझ में? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। अच्छा, आपको मैंने क्वाशियोरकर का सोर्स नहीं बताया, मतलब इसमें क्या क्या खाना चाहिए बताइए मुझे। इसमें क्या क्या खाओगे तो ठीक हो जाओगे? इसमें खाओ सीरियल। ठीक है, क्या बच्चों को देना चाहिए? सीरियल्स। क्या देना चाहिए? सोर्स लिख देती हूं मैं यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। सोर्स क्या दोगे? सोर्स में तो यहाँ चलो तो सोर्स देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर इतनी जगह है इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ सीरियल्स। और क्या दे दो बच्चे को?
आप दे दो पल्सेस, दाल खिलाओ उसको, अन्न खिलाओ उसको, ठीक है, ये सब खिलाओ। उसके बाद और क्या खिलाओ उसको, मीट खिलाओ। अब देखो ऐसा है बच्चों प्रॉब्लम, फिश खिलाओ उसको, ठीक है। और क्या खिला सकते हो उसको, मिल्क, मिल्क बहुत ज़रूरी है, मिल्क में प्रोटीन होता है। और क्या खिलाओ, एग खिलाओ, ठीक है। और क्या खिलाओ, ग्राउंडनट खिलाओ, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ओके नाउ और क्या खिला सकते हैं हम लोग, सोयाबीन खिला सकते हैं हम लोग उसको। और हम क्या खिला सकते हैं, और पूरी कहानी का हीरो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजीज, ठीक है, वेजीज। देखो सीरियल हर गरीब का हक है, हालांकि वो तो सोशल में दिगराज सर आपको पढ़ाते होंगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि कितने % क्या है, पर सीरियल्स और पल्सेस तो हम लोग हर किसी को मिल जाती हैं। और सीरियल में बच्चों चावल नहीं है, सीरियल्स में ज्वार और मिलेट्स एंड वीट, ये सब प्रोटीन का सोर्स होते हैं। पल्सेस दाल आप कोई से भी खा सकते हैं, यू कैन ईट एनी टाइप ऑफ, मूंग खा सकते हैं आप, तुअर खा सकते हैं आप, और कौन सी दाल होती है, और उड़द, उड़द इज अ टाइप ऑफ दाल। और आप कौन सा, और कोई भी दाल खाओ आप, ठीक, सोयाबीन उसका एक सोर्स है। आप मूंगफली खाइए, ठीक है। आप नहीं अफोर्ड कर सकते मीट और एग, जैसे कोई भी गरीब प्राणी है वो अपने बच्चे के लिए रोज नहीं मीट और एग अफोर्ड कर सकता है, पर वो अपने बच्चे के लिए जब वो पता है कि ये क्वाशियोरकर का शिकार हो सकता है, तो कम से कम 2 कटोरी दिन में दाल तो अफोर्ड कर ही सकता है। देखिए अफोर्ड की बात, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे शायद आसान लग रहा हो, पर नॉर्मली इंडिया में इतना आसान चीज़ें हैं नहीं, ठीक। तो ये सब खिलाना चाहिए। ये सोर्स मैरास्मस वाले बच्चों के लिए भी सेम है, ठीक है। तो ये जो सोर्स मैंने आपको बताया, मैरास्मस वाले बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए। नाउ अब मैं आपको बता रही थी मैरास्मस वाले क्या बच्चे, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। फोटो देखिए कितना दयनीय बच्चा लग रहा है, जो गौर से देखिए इसे, मतलब आप सोचिए कि कभी अगर हमारी ऐसी हालत हो जाए तो क्या होगा, सोचिए सोचिए कभी, ठीक है। सो मैरास्मस डेफिशिएंसी क्या है मैरास्मस में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी है। मतलब मैरास्मस वाले बच्चे को प्रोटीन भी कम मिलता है और एनर्जी भी कम मिलती है, ठीक है। पर इसमें मेनली किसका प्रॉब्लम है, एनर्जी का, फैट का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मैरास्मस वाले पेशेंट में फैट कम हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से इनका जो बॉडी है सब क्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के नीचे जो फैट होता है जो आपको डोले शोले बनवाता है, ये फैट इनकी बॉडी में नहीं बन पाता, जिससे स्किन के नीचे फैट ही नहीं रहता। और जब स्किन के नीचे फैट ही नहीं रहेगा बच्चों मेरे, तो आपकी बॉडी बहुत पतली हो जाएगी, बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी हो गई बहुत लीन, मैच स्टिक जैसे पैर हो जाएंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल पतले। ओके इसमें भी क्या है, इम्पेयर्ड ग्रोथ, ठीक है। प्रोटीन हो चाहे फैट हो चाहे कार्ब्स हो, यही आपकी बॉडी बिल्डअप करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप फैट भी नहीं लेते तो भी आपकी बॉडी में इम्पेयर्ड ग्रोथ होगी। यू कैन मेंटली और फिजिकली बोथ रिटार्ड, यू कैन शो बोथ रिटार्डेशन, ठीक है। नाउ आप देखो इस बच्चे का पैर कैसा है, ठीक है। ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी में को खड़ा करने के लिए फैट चाहिए। मतलब लिटरली कभी कभी मैं अपने आप को देखती हूँ और इन्हें देखती हूँ, काश ये मेरा ही कुछ फैट ले लेते, पर अब अपन ऐसे दे नहीं सकते हैं। तो ये बच्चे खड़े नहीं हो सकते, और खड़े होंगे ना तो सपोर्ट ही नहीं करेगी बॉडी, हो सकता है हड्डियां टूट जाए, ठीक है। इमासिएटेड बॉडी, इसका मतलब ये कि बॉडी बहुत ज्यादा पतली है किसी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की वजह से, उसे कहते हैं इमासिएटेड बॉडी। ये उसमें भी होता है, दैट क्वाशियोरकर में। ड्राई रिंकल्ड थिन स्किन, ठीक है, बॉडी में कोई फैट नहीं है। हमेशा बॉडी में स्मूथनेस कौन देता है, फैट देता है। और अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं है तो बॉडी स्केली, ड्राई और बहुत पतली होगी, ठीक है। और डायरिया तो किसी भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का एक प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो ये अपन लोगों ने क्या खत्म किया अभी, प्रोटीन और मैरास्मस, ठीक, बंद करो। तो ये हो गया अपना, डायरिया हो जाता है। डायरिया तो हर बीमारी का एक सिम्टम है ही, शरीर कमज़ोर रहेगा तो कोई भी चीज़ पचा नहीं पाएगा, तो जो भी चीज़ थोड़ा बहुत खाएंगे वो डायरिया के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा। नाउ
ये एक इमेज मैंने लगाई है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब आपके शरीर में फैट, इवन आप पता है जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे भी आपके शरीर का जो सबक्यूटेनियस फैट होता है नीचे स्किन के, वो धीरे धीरे करके क्या खत्म होता जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो रिंकल्ड होने लगती है। तो रिंकल्ड स्किन दिखेगी, यहाँ पर आपको स्केली स्किन दिखेगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से जो स्किन होती है वो ग्लोइंग बनती है, प्रोटीन की वजह से स्किन जो है प्रॉपर बनती है। यहाँ पर स्किन आपको स्केली दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एब्डोमेन निकला हुआ है जिसे हम पोर्ट बेली कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिंकल्ड फेस, रिंकल्स जो होंगे वो फेस में भी दिखाई देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो फेस है वो बूढ़ों जैसा दिखाई देगा। इनके फेस में आपको बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। इन दोनों में, इनके में हेयर रहेगा, उनके में हेयर नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत कम हेयर की ग्रोथ। इसमें मसल्स रहेंगे, हाथ पैर ठीक रहेंगे, पर इसमें मसल्स बहुत कम रहेंगे क्योंकि फैट नहीं है। फैट मसल्स को मतलब एनर्जी जो होती है वो मसल्स बनाने का काम करती है। सो दिस इज द एंकल ओइडिमा की वजह से, ओइडिमा इज द डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, इसकी वजह से हाथ पैर फूले हुए रहेंगे। नाउ बच्चों, तो ये हुआ प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। What we have learned in this, we have learned the kwashiorkor and marasmus, कितने साल के बच्चे को होता है, क्या खाना चाहिए, क्या सिम्टम है, सब मैंने आपको बताया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में। वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में सबसे पहला डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है या पहला जो वाइटामिन है वो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, मतलब KEDA के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, कीड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट द कीड़ा, ठीक है। कीड़ा, तो ए से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो कीड़ा में विटामिन ए, इसको आप रेटिनल कहते हैं, रेटिनल, ठीक है। रेटिनल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू योर रेटिना, ठीक है। हालांकि ये वाइटामिन आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो बहुत इतना कुछ नहीं आता, बस आपको इसकी डिजीज क्या करता है ये सब पता होना चाहिए। इसे हम रेटिनल कहते हैं, ये आपकी आंखों से रिलेटेड होता है। इट इज कॉल्ड एज रेटिनल, ये आपकी आंखों से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, रेटिनल विटामिन ए, सोर्स की बात करते हैं हम लोग। सोर्स कहाँ से मिलता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का खाना चाहिए कैरेट, कैरेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए। हर समय हमको कैरेट नहीं मिलता, पर गाजर जो है वो बहुत अच्छी सोर्स होती है विटामिन ए की। टोमेटो खाइए, टमाटर तो मिल जाता है आजकल, तो 20-30 रुपए किलो मिल जाता है एक। अब ऐसा नहीं कि खा लिए तो उल्टी करने लगे, 1-2 खाइए आप। पपाया खाइए, मैंगो खाइए, मिल्क पीजिए, मिल्क और एग, ये दोनों जो हैं, एग इज अ कंप्लीट फूड और मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, बाकी तो दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड ही है। कॉड लिवर ऑयल, जो शाकाहारी लोग हैं वो इसे ना लें, बाकी सब तो खा ही सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है विटामिन ए करता क्या है, समझ में आइए, समझिए बात को। विटामिन ए का मेजर रोल जो है वो है विजन में। आई बात समझ में? विटामिन ए का मेजर रोल विजन में होता है, क्योंकि आपके बॉडी की या आपकी आंखों में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, जो कि होती हैं रॉड्स एंड कोन्स। जब आप कोई चीज को देखते हो ना, तो आप कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हो ड्यू टू द कोन्स, कॉन्स कहते हैं इनको हम। पर अगर आप अंधेरा और लाइट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको चाहिए रॉड्स। आपकी बॉडी में रॉड्स बनाने में विटामिन ए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में रॉड्स बनाने का काम करती है, जो कि विजन में काम करती है, जो कि अंधेरे और प्रकाश में दिखाने में काम करती है, ठीक है। ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के, जितने भी बॉडी के रिपेयरिंग एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, स्किन वगैरह डैमेज रहती है, उसमें भी विटामिन ए का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है, ठीक है। नाउ नाम क्या है, सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ डेफिशिएंसी। देखिए, सबसे पहले मैं एक इस डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूँ
जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया ये पहली डेफिशिएंसी है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया में जीरो का मतलब होता है ड्राई, ठीक है, ओके। एंड ऑप्थेल्मोस का मतलब है, ऑप्थेल्मोस का मतलब है आइस, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है आपकी आंखें ड्राई होना, ठीक है, आपकी आंखें ड्राई होना। आंखें मतलब आपके कॉर्निया और आपका कंजक्टाइवा, ठीक है। कॉर्निया, व्हाट इज द कॉर्निया? इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट ओवर द आइस, एंड कंजक्टाइवा, ये दोनों जो हैं ये एकदम ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, एकदम ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। इनको अपन देखिए, आप देखिए यहाँ पे ऐसे पत्थर जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना आंख में, तो ऐसे ड्राइनेस रहेगा, आपकी धीरे धीरे आंखें डैमेज होने लगेंगी, आपकी आंखों में देखो अल्सरेशन होने लगेगा, क्योंकि आपकी आंख एकदम सूखी है। तो क्या होगा, चलाने में आपको तकलीफ होगी और वहां पर छाले पड़ने लगेंगे। अगर आप उसे ट्रीट नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप अंधे हो जाओगे, ठीक है। तो आपकी आंखों में जो ड्राइनेस होती है वो एक्चुअली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही होती है। आंखों में जितने फ्लूइड्स वगैरह रहते हैं वो भी विटामिन ए की प्रेजेंस में ही बनते हैं, जितनी सेल्स होती हैं वो भी विटामिन ए की प्रेजेंस में होती हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो एक तो आंखें ड्राई होंगी, ऊपर से अल्सरेशन हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगा अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया, छाले पड़ जाएंगे, दिखेगा नहीं, लास्ट में अंधे हो जाओगे, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया समझ में आया, ड्राइनेस इनटू द आईज, ओके। नाउ इसकी वजह से दूसरी जो डिफिकल्टी है या जो दूसरा सिम्टम है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा, अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस को हम निक्टिलोपिया भी कहते हैं, ठीक है, निक्टिलोपिया, ठीक है। देखिए, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये रॉड्स एंड कोन्स बनवाने में मदद करती हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके पास रॉड्स हैं, ठीक, तब तो ठीक है। बेसिकली जो आपका प्यूपिल होता है, जो काले के अंदर जो छोटा सा दिखेगा डॉट, ये लाइट एडजस्ट करता है। हमेशा आपने देखा होगा कि जब कम लाइट रहती है तो यू आर डूइंग लाइक दिस, क्या बोले, क्या क्या दिख नहीं रहा है, पर जब लाइट बहुत तेज रहती है तो आप ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते। तो प्यूपिल लाइट एडजस्ट करने का काम करता है, और रात में कम लाइट में भी आप देख पाते हैं क्योंकि आपके पास रॉड्स होते हैं, और रॉड्स को बनाने के लिए जो विटामिन जरूरी है वो है विटामिन ए। तो रॉड ही नहीं रहेगा तो रात में कैसे देखोगे? तो आपको होती है एक बीमारी जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है बच्चों, क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं देख पाना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बॉडी में जीरोप्थेल्मिया और ये आपने देखा, नाइट ब्लाइंडनेस आपने देखा, और बॉडी की सेल्स रिपेयर करने में भी जो है बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन ए का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विटामिन इज द विटामिन डी, ठीक है। कभी कभी कुछ बुजुर्गों की बात मान लेना ही जीवन में बहुत अच्छी सीख देता है। नॉर्मली आजकल के लोग तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके पॉजिटिव है, अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए, अरे मेरा बच्चा चला ना जाए वहां पे। पर कभी आपने बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को देखा होगा तो हमेशा क्या करते हैं, छोटे बच्चों को वो धूप में रखते हैं। समझ में आई बात? अब ऐसे नहीं चिलचिलाते धूप में रख के भूल जाते हैं, नहीं, वो हमेशा अपने छोटे बच्चों को ना, छोटे छोटे जो है नन्हे मुन्ने बच्चों को रखते हैं धूप में। पता है क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है, जो सनलाइट ऊपर से सूर्य भगवान देते हैं हमें, वो विटामिन डी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल है बच्चों को कभी भी लाइट में रखने का, ओके। तो विटामिन डी जो होता है वो सन की लाइट में सिंथेसाइज होता है बॉडी में, ओके। तो क्या मैडम हमने मान लीजिए कि हम नहीं सोए होंगे, वैसे सोए हो गए, ऐसे कोई भारतीय बच्चा होता नहीं है, तो मान लीजिए हम अगर अंधेरे में सोए होंगे तो हमको नहीं मिला होगा, बिल्कुल नहीं मिला होगा। पर टेंशन न को लेना, दुनिया में आए हो तो जीना सीखो भाई, ठीक, और जो भी है, ठीक। तो इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, पर सप्लीमेंट क्या नेचुरल है तो फिर वही करना चाहिए। देखिए, कॉड लीवर ऑयल, ओके, कॉड लीवर ऑयल। अब यही प्रॉब्लम है कि विटामिन डी आपको कॉड लीवर ऑयल से मिलता है, और बहुत सारे शाकाहारी लोग ये रिफ्यूज करते हैं, हमें नहीं चाहिए कॉड लीवर ऑयल, हमें नहीं खाना, ठीक। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है,
और स्किन जो होती है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए हमेशा ही, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, और आज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी, हर किसी को धूप में बैठने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है, ठीक है, तो आपने वो बॉर्नवीटा का ऐड देखा है क्या? दूध का कैल्शियम वेस्ट है, दूध का कैल्शियम वेस्ट है अगर आपके दूध में क्या नहीं है? विटामिन डी, ठीक है। तो बॉर्नवीटा लिटिल चैम्प्स ये आपको दे विटामिन डी, जो दूध का कैल्शियम कभी भी वेस्ट होने ना दे। बिल्कुल सही, सटीक, सुंदर ऐड बनाया गया। हालांकि उसमें विटामिन डी है या नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम को तभी एब्जॉर्ब करती हैं जब आपके ब्लड में विटामिन डी होता है। इफ यू डोंट हैव विटामिन डी यू कांट एब्जॉर्ब द कैल्शियम इनटू द बोन, ठीक है। एंड इफ यू आर अनएबल टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम इनटू द बोन, तो बोन बिकम ब्रिटल, ठीक है, ये कमजोर हो जाएंगी और ये टूटने लगेगी। दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी में हड्डियों से पूरी मसल्स जुड़ी रहती हैं, तो अगर बेटा हड्डियां ही कमजोर रहेंगी तो आपकी मस्कुलर जो ग्रोथ होती है, लोग कहते हैं मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियन कहते हैं ना, तो मतलब उनका बोन भी स्ट्रांग है और मसल भी स्ट्रांग है। बेटा बोन ही नहीं स्ट्रांग होगा तो कैसे के मसल स्ट्रांग होगा? तो बॉडी का मस्कुलर जो ग्रोथ होता है ये बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, आपकी जो बहुत ज्यादा कमजोर आप फील करेंगे। यू फील पेन, यू फील ऑलवेज पेन इन टू योर जॉइंट्स। आज घुटना दर्द है, आज मूड दर्द है, आज एड़ी दर्द है, आज कोहनी दर्द है, तो आपको कहीं ना कहीं पेन होता रहेगा, क्योंकि आपकी बोन में इतना डेंसिटी नहीं है कि वो मसल को होल्ड करके रख सके। और अगर आपकी मसल में ही दम नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर आप कमजोर फील करोगे, वीक फील करोगे, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो डिस्टॉर्टेड होगा, टूटने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। सो विटामिन डी जो है ये बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इफ यू डोंट हैव विटामिन डी यू कांट एब्जॉर्ब द कैल्शियम even into the bone as well as from the gastrointestinal tract too, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये विटामिन खाने से कैल्शियम को खींचता है और बोन्स को दिलवाता है। तो दूध का कैल्शियम वेस्ट है अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो पहले आप अपने बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। डन 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 डन। तो इससे आपको बीमारी होती है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर होकर, क्योंकि हड्डियां जो है उसमें कैल्शियम नहीं है, समझ रहे हो बात को मेरी? हड्डियां जो हैं उसमें कैल्शियम नहीं है, हड्डियां डोंट हैव द कैल्शियम, एंड इफ यू डोंट हैव द कैल्शियम योर लेग्स बिकम बो लाइक, तीर के आकार, धनुषाकार हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे पैर आपके, ठीक है। तो आपके जो पैर होंगे वो धनुष आकार के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए विटामिन डी हमको लेना बहुत जरूरी है। सोर्स सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल होता है। तो अगली बार अगर आपको वीकनेस, सॉफ्टनिंग ऑफ योर बॉडी मसल, सॉफ्टनिंग ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम, वीकनिंग ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम से बचना है तो विटामिन डी का, आप कैल्शियम के आजकल टैबलेट आते हैं विद विटामिन डी, आप उसके भी वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड ऑस्टियो रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन में, एंड ऑस्टियोमलेशिया इन द एडल्ट्स। कभी कभी आपने किसी एडल्ट के पैर ऐसे देखे भी होंगे, ये तो एडल्ट का है ऑस्टियोमलेशिया, वेरी वेरी वीक इन बोन, ठीक है, जिसकी वजह से बोन आपकी टेढ़ी हो जाती है। और नॉट इवन द लेग बोन, इवन द नेक बोन, इवन द हैंड्स बोन, ये कमी की वजह से आपकी बॉडी की जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और आसानी से टूटने का भी खतरा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी के भी बोन टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा दूर रहिए उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी धक्के से उनकी बोन टूट जाए। हालांकि इतना नहीं होता, ये मजाक था। तो रिकेट्स होते हैं जिसमें धनुष आकार की ऐसी हो जाती हैं आपकी हड्डियां पैर की, और ऑस्टियोमलेशिया इनटू द एडल्ट्स। तो विटामिन ए और विटामिन डी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब मैं बचपन में थी, मैं अभी भी, इवन अभी भी, व्हेन आई यूजुअली गोज टू दैट ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर वाली दीदी जो होती हैं वो हमेशा मुझे ये कहती हैं
कि विटामिन ई का टैबलेट लगाओ, मतलब कैप्सूल लगाओ, सॉरी, ठीक है। तो और विटामिन डी से और मैं एक चीज़ भूल गई, आपको हमेशा बहुत दर्द फील होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दर्द फील होगा, और आप हमेशा ना ऐसे, मान लीजिए कि आपका पैर ऐसे हो गया तो आप कैसे चलोगे, यू आर वॉकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपकी बॉडी का हर हड्डी जो है ना वो गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम ही नहीं है, हड्डी ही वीक है तो मसल्स भी कैसे अटैच होंगी, तो मसल्स भी वीक है, एंड यू ऑलवेज फील लाइक बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम है, विटामिन डी होना चाहिए। नाउ हाँ, तो मैं क्या आपको एक कहानी बता रही थी कि आई यूजुअली गोज टू ब्यूटी पार्लर, ठीक है, और वहाँ पर लोग मुझे बोलते हैं, लोग क्या, जो ब्यूटी पार्लर वाली आंटियाँ रहती हैं बोलती हैं विटामिन ई की कैप्सूल घिसा करो बेटा, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे स्किन में ग्लो आएगा। हालांकि ग्लो हो गया भाड़ में, अब तो कभी हमने लगाया नहीं, और ग्लो आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, पर ग्लो आता है, साइंटिफिक रीजन अब मैं आपको समझाती हूँ। विटामिन ए जो होता है ये एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, समझ में आई बात, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो भी लड़कियां देख रही हैं, ठीक है, और जो भी लड़के देख रहे हैं, लड़कों के लिए भी, लड़के भी चाहते हैं वो सुंदर दिखें, विटामिन ए का वर्क क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चों, तो ये आपके स्किन में ना रिपेयर करता है, तो आप लगाओगे ना तो जो भी चीज़, जो भी सेल्स डैमेज हो रहे होंगे या डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे वो रुक जाएंगे, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके शरीर से ऑक्सीडेंट्स को, जो है गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट which removes the waste material and responsible for synthesis of good material, और ये रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है। आप उसको खा भी सकते हैं विटामिन ए को, ठीक है, आई बात समझ में। विटामिन ए आपके विटामिन ई आपके शरीर में, ठीक है, क्या करता है, विटामिन ई आपके शरीर में नई नई आरबीसीज बनवाता है, ठीक है, बढ़िया नई आरबीसीज बनवाता है, हीमोग्लोबिन बनवाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको इसकी कमी हो जाए तो आपका चेहरा जो है वो बहुत गंदा और बूढ़ा दिखने लगेगा और समय से पहले, और अगर आपको इसकी कमी हो जाए तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी भी होने लगेगी। विटामिन ए का दूसरा नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है बच्चों मेरे, टोकोफेरॉल। क्या क्या खाएं, वेजिटेबल खाएं, वो भी फैट वेजिटेबल ओरिजिन का जो भी होता है, अच्छा बहुत बेहतरीन होता है। विटामिन ई जो होता है पालक से बहुत मिलता है, लीफी वेजिटेबल से, मेथी आजकल बहुत मिल रही है, वो खाओ आप लोग, ठीक है। व्हीट ग्राम से मिलता है, व्हीट ग्राम जो आप गेहूं के जो उगाते हैं आप, उसके जो ग्रीन्स रहते हैं वो खाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट कभी सप्लीमेंट नहीं हो सकते। अगर आप क्या खाते हो, अगर आप नेचुरली बहुत सारे विटामिन ई खाते हो इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, तो कीप इट अप, ओके। नाउ फंक्शन देखें, इट एक्ट as a good antioxidant, essential for normal functioning of reproductive organ too, ठीक है, maintains the muscles of body and structure of RBCs। तो कुल मिला के विटामिन ए से आपकी मसल्स भी बनती हैं, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, और आपकी आरबीसी का स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा आपको, और क्या हो जाएगा आपको बोलिए, ठीक है, और मस्कुलर वीकनिंग आपके शरीर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आपकी बॉडी में विटामिन ए का रोल मसल बनाने का भी होता है। हम बॉडी में स्ट्रेंथ जो होती है वो दो ही चीज़ें देती हैं, मसल और बोन। विटामिन डी से मसल कम हो गई, विटामिन डी से बोन कमज़ोर हो गई, विटामिन ई से मसल कमज़ोर हो गई, तो बहुत टेंशन है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। ये आपका यूट्रस, सर्विक्स, टेस्टिस को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मान लीजिए किसी को विटामिन ई की कमी है, मान लीजिए किसी को विटामिन ई की कमी है, तो बेटा उसकी आरबीसीज रहती तो हैं
पर उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं सिंथेसाइज हो पाता, तो आरबीसी जो होती हैं वो खाली रह जाती हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, ठीक है। तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया देखो पेल हाथ है और रेड हाथ है, सो दिस इज द एनीमिक हैंड। ओके, कैसा हैंड है? एनीमिक हैंड है। क्या क्या खाओ? एग भी खा सकते हो, ग्रेन्स खाओ, कीवी खाओ यार, मैंगो खाओ, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, आलमंड्स खाओ, और सबसे बेहतरीन सोर्स है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़े विटामिन ए, अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से विटामिन ए पढ़ लिए? विटामिन ए पढ़ा, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से ड्राइनेस सिर्फ आंख में नहीं होती, विटामिन ए की कमी से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बहुत ड्राइनेस होती है और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी बहुत ड्राइनेस होती है। और जिस जगह पर भी स्मूथनेस नहीं होगी, जिस जगह पर भी ड्राइनेस होगी, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया, अरे यार कहाँ चले गए यार, ये हो गया विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ठीक है। ये हो गया कौन सा विटामिन? विटामिन ई। तो ये हो गया अपना विटामिन ई, सॉरी ये तो पहले ही हो गया था। विटामिन ए को हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका नाम हम लोग फर्टिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं, ओके। फर्टिलिटी विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। तो किसी को फर्टाइल अच्छी तरीके से उनका पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्वस्थ रहे, इसलिए विटामिन ए की आपको ज़रूरत पड़ती है। चलो नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के जो है ये हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लॉटिंग में पढ़ा था, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन के जो है क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं है, या आपके शरीर में आप ऐसा कोई डाइट नहीं लेते हैं जिसमें विटामिन के हो, या आपके शरीर में विटामिन के सिंथेसाइज ही नहीं होता, तो आपके शरीर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होगी वो डिलेड होगी, मतलब धीमे धीमे होगी। अगर नॉर्मली किसी ब्लड को क्लॉट होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं थक्का बनने में, तो हो सकता है आधे घंटे और 1 घंटे भी लगे, ठीक है। तो डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगी। दूसरी बात ये है कि मतलब इसमें अगर आपको खून निकलने लगा तो पता चला घंटों तक निकलते रहा, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ विटामिन के फाइलोक्विनोन, मिनाक्विनोन एंड मिनाडायोन, इसके रूप हैं ये K1, K2, K3। कलेक्टिवली हम इसे विटामिन के कह सकते हैं। सोर्स देखिए, विटामिन के आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब मेनली चीफ सोर्स जो है वो है इसका वेजिटेबल्स, ठीक है। वो भी लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जैसे पालक, मेथी, ये सब चीज़ें। गेहूं ग्रास का अगर आप, इवन मैं तो कहती हूँ जिनको एनीमिया भी है वो भी अगर गेहूं की जो अगर आप डाल दीजिए उसमें उगा लीजिए, जो उसकी घास उगती है उसको उखाड़ के पीना चाहिए, उसको पीस के, तो ये एनीमिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छा क्योर होता है, बहुत अच्छा क्योर। मतलब अगर आपको एनीमिया है तो गेहूं घास का जूस पीजिए, व्हीट ग्रास जूस, वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। नाउ विटामिन के जो होता है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इन द कोलन पार्ट, ठीक है। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया कोलन पार्ट में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने याकुट का ऐड सुना होगा, तो प्लीज ऑलवेज यूज टू ईट द योगर्ट, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो स्वस्थ बनी रहेगी, आपके बैक्टीरियाज बने रहेंगे, जिससे आपका विटामिन के सिंथेसाइज होता रहेगा। नाउ फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन तो भैया ऐसा है कि ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉट रहेगा तो आप हमेशा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से बचे रहेंगे। उसके बाद ये डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी होगी तो बहुत धीरे धीरे ब्लड क्लॉट होगा, मतलब नॉर्मली अगर 2 मिनट में होता तो पता चला 12-15 मिनट में होने लगा। दूसरी बात यह है कि ये जो विटामिन के होता है वो मेलिलोटस इंडिका नाम का एक है होता है, घास होती है, ये विटामिन के को डिनेचर कर देता है, उसके एक्शन को
प्रिवेंट कर देता है। तो अगली बार जब कभी आप ऐसी कोई घास देखें या सुने कहीं, वैसे आपको मिलेगी नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखें कि विटामिन के से स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। सो ये है विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। नाउ तो कीड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, EADK कीड़ा, ठीक है। नाउ वो सब थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत से प्रकार के विटामिन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 मतलब थायमिन, सबसे पहला विटामिन क्या है, थायमिन, ठीक है। विटामिन B1 के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सोर्स देखिए, मैं बताऊं आपको, विटामिन बी चाहिए आपको तो B12 छोड़कर, विटामिन B12 छोड़कर जितने भी विटामिन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके होल ग्रेन से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, होल ग्रेन से मिलेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। तो होल ग्रेन कौन सा हो गया, गेहूं हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गया, फिश हो गई। मतलब मैं तो कहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ रोटी खाओ और दाल खाओ, मतलब दुनिया में सब विटामिन प्रोटीन रोटी और दाल में होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपकी बॉडी में सोर्स क्या है इसका, ग्रेन खाइए, व्हीट ग्राम खाइए और व्हीट जर्म्स खाइए, मतलब वही घासें खाइए, लेग्यूम्स खाइए, नट्स खाइए, फिशेस खाइए, फिश नहीं खाते तो ये सब तो खा ही सकते हैं, सब शाकाहारी सोर्स है, ठीक है। नाउ थायमिन ध्यान समझिए, थायमिन इज एसेंशियल फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। समझ में आई बात। इवन विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं ये सब टिश्यू को रिपेयर करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये आपके टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर में काम आएंगे, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, ये आप लोगों को मैं रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना। उसमें ये TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है वो एक एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्वेश्चन ये नीट में बन सकता है, बताइए कि कौन सा रोग होता है विटामिन B1 थायमिन की कमी से, तो आप बोलेंगे बेरी, ठीक है। तो मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो नहीं तो बेरी हो जाएगा, ठीक। बेरी जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरी, वेट बेरी, ड्राई बेरी, इससे में आपको कोई लेना देना नहीं है। बेरी जो है इसके बहुत भयंकर सिम्टम है, जैसे कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यू ऑलवेज फील वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। ये जो है इससे आपके टिश्यू रिपेयर तो पहले ही नहीं हो रहे थे, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा हमेशा, यू ऑलवेज। अच्छा, इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम बेरी का क्या है कि इसमें पैर, जो नीचे पैर होते हैं ना वो फूल जाते हैं, और इतने फूल जाते हैं कि अगर आप उनको ऐसे दबाएंगे ना तो धीरे धीरे ऐसे उठते हुए आएंगे, ठीक है। नाउ इसमें आपको उल्टी होगी, आपको जॉइंट्स में पेन होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। नाउ लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर आपके शरीर में अच्छा वैसे भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है ना इसकी कमी से भूख मरती है, ओके। थका हुआ फील करेंगे, मस्कुलर एट्रोफी मतलब फूल जाएगी, पैरालिसिस भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। ये सब बेरी के ही सिम्टम हैं, समझ में आई बात। मेंटल कंफ्यूजन कैसा, मतलब जैसे कि आप समझ नहीं पाएंगे, डिप्रेशन रहेगा आपको बेरी विटामिन B1 की कमी से। जैसे लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत दुख है तब तो डिप्रेशन ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे हमेशा रोना क्यों आता रहता है। भैया ऐसा है कि खाने में विटामिन B1 की कमी हो चुकी है, जाके डॉक्टर के पास जाओ, विटामिन B खाओ, कोई जीवन में कमी नहीं है, डिप्रेशन कुछ नहीं है, भोजन ढंग से नहीं किया है, ठीक है। तो इससे आपको मेंटली डिप्रेशन भी फील होगा। हालांकि दिस इज द सिम्टम एग्जैक्टली बेरी के हैं, बट इतने चकत्ते बेरी में नहीं होते, ये पेलेग्रा में होते हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बेरी में कम हो जाएगा, आपकी मेंटल जो पीस है वो खत्म होने लगेगी, हमेशा थका हुआ फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद
क्या कहते हैं उसको अपन, समझ में नहीं आएगा तो लोग सोचेंगे पागल हो गया, पर पागल नहीं हो गया, विटामिन की कमी है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो विटामिन हम पढ़ेंगे वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अच्छा आपको पता है राइबोफ्लेविन जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल स्टार्ट्स आफ्टर द क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज द क्रेब्स साइकिल? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस? इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट. Then pyruvate will goes into the Krebs cycles. Then the electron will goes into the electron transport chain. Then वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पंप जनरेट होता है जिससे बहुत सारे ATPs बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। तो राइबोफ्लेविन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बनाता है जो कि ETC में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। घबराओ बिल्कुल नहीं, ये जो अंग्रेजी इतनी बता रही हूँ मैं, ये रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। जितना भी प्रोटीन वाला पार्ट होता है सब में, मतलब जो भी प्रोटीन वाला खाना है सब में ये मिलता है, जैसे मिल्क, एग, मीट, लेग्यूम्स, व्हीट जर्म, मशरूम। तो आप कुल मिला के इस पे ध्यान दो, ये जो व्हीट जर्म्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो गेहूं उगाओ गमले में, पीसो और पियो। ओके, मशरूम्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स होते हैं। इट हेल्प्स इन द RBC प्रोडक्शन, इट एक्ट एज अ FMN एंड FAD। व्हाट इज द FMN, FAD ये जो हैं ये एक्चुअली बोथ जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करेंगे। FMN जो होता है ये काम करता है ETC में, FAD जो होता है ये काम करता है आपका TCA ट्राइक्लोकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दोनों में काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे NAD होता है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, वैसे FAD होता है। ठीक है, तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो उसी तरीके से ये भी होते हैं। कुल मिला के अभी इसका फंक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये इतना याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करते हैं, कैरियर्स होते हैं ये, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। कुल मिला के विटामिन B12 का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, इसकी कमी से कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। साइड से ये आपके फट जाते हैं, होठ ऐसे फटे फटे से दिखाई देते हैं, मैडम ठंडी में तो फट जाते हैं, बेटा इस साइड नहीं फटता कभी। ठीक है, इसे आप कहते हैं चिलोसिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? चिलोसिस। ये विटामिन B2 का ही एक सिम्टम है, चिलोसिस। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, हमेशा स्किन में कुछ जलता हुआ सा फील होगा, आईज में कुछ जलता हुआ सा फील होगा, सर में बहुत दर्द होगा, यू फील डिप्रेसिव। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की वजह, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से डिप्रेशन फील होता है। ठीक है, तो डिप्रेसिव फील होगा, ये इसके जनरल सिम्टम है। ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं किससे ये बीमारी होगी, जैसे बेरी बेरी हुई थी B1 से। B3 देखिए इंपॉर्टेंट है, नीट में इसका सवाल कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो 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 देखो, विटामिन B इसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे वो FAD थे ना, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो वैसे ही ये भी जो विटामिन होता है ये NAD और NADP बनाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इसके बारे में अभी आपको कुछ समझ में ना आए टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने वाले हैं हम लोग कुछ आने वाले चैप्टर में, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या करते हैं। बेसिकली ये फॉस्फोराइलेशन में काम करते हैं, फॉस्फेट ऐड और फॉस्फेट हटाने का काम करते हैं। अभी आपको इतना ही जानना है। कहाँ से मिलता है? जो जहाँ से विटामिन B1 मिल रहा था वहीं से B3 भी मिलेगा। नट्स होने चाहिए, लेग्यूम्स, दाल वाल खाइए, उसके बाद लिवर, फिश, मीट, पोल्ट्री। तो आपके पास विटामिन B3 का वेजिटेरियन सोर्स क्या है भैया? दाल और नट्स, और नट्स आता है बहुत महंगा, तो कुल मिला के लेग्यूम्स, ठीक है, मटर, चना, दाल, ये सब खाना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ओके नाउ, तो ये NAD और NADP बनाता है, जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, मतलब क्रैब्स साइकिल में वर्क करता है। ठीक है, डन 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 डन। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से कौन बीमारी होती है? ये बीमारी है पेलेग्रा। पेलेग्रा को हम ट्रिपल D डिजीज कहते हैं। ठीक है,
ट्रिपल डी का मैं पहले डी का मतलब होता है डायरिया, दूसरे डी का मतलब है डिमेंशिया, ठीक, और तीसरे डी का मतलब है डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो अगर आपके खाने में विटामिन B3 नहीं है तो यू विल सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड एज पेलेग्रा। पेलेग्रा इज अ ट्रिपल डी डिजीज। इसका मतलब ये है कि इससे आपको डायरिया, लूज मोशन होने लगेंगे क्योंकि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी। डिमेंशिया, आपको हमेशा कंफ्यूजन फील होगा, हमेशा पागलपन फील होगा आपको, मतलब आप ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर पाते। डिमेंशिया मतलब बिहेवियरल कंफ्यूजन हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लामेंड हो जाएगी, फूल जाएगी, सूज जाएगी और स्किन निकलने लगेगी। देख रहे हैं आप इसका हाथ, तो ये होता है पेलेग्रा। ये क्वेश्चन इससे नीट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ पेलेग्रा। तो पेलेग्रा को हम लोग ट्रिपल डी डिजीज, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया से सिग्निफाई करते हैं, ये याद रखिएगा। इसका लोकल नेम भी इंपॉर्टेंट है कि इस विटामिन का लोकल नेम क्या होता है, सोर्स नहीं आता। फंक्शन, ये वाला फंक्शन तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है। डेफिशिएंसी और लोकल नेम सारे विटामिन्स के याद होने चाहिए, ठीक। और नॉट इवन द नीड, बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे CDS VDS के भी हैं इसमें, तो उनमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B3 कॉमन नेम क्या है और उससे कौन सी बीमारी, पेलेग्रा, याद रखिएगा। बेरी B1 से, B3 से पेलेग्रा और B2 से चिलोसिस। नाउ B5, हम लोग B कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे हम पेंटोथिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पेंटोथिनिक एसिड कहते हैं। एज सच इसका भी कोई सिग्निफाई बीमारी नहीं है इसकी कमी से, ठीक है। कहाँ से मिलता है? मिल्क, ईस्ट, ग्राउंडनट, टमाटो, लीवर, मीट, व्हीट गम, आप हर जगह इसको देखो, व्हीट गम्स को, हनी, एग योक से, ठीक है। तो आपका कुल, अच्छा आपको पता है कि एग योक इज, मतलब एग इज अ कंप्लीट फूड। अभी तक लोग ये सोचते थे कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, पर ना ना ना, मिल्क कंप्लीट फूड नहीं है, एग कंप्लीट फूड है, क्योंकि मिल्क में विटामिन C नहीं होता जो एग में होता, तो एग में सब कुछ होता है। तो अगली बार कुछ कम हो तो टेंशन नहीं लेना। तो कोई स्पेसिफिक डिजीज इसके लिए नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ओके। इसमें डर्मेटाइटिस है, जैसे पेलेग्रा में आपने देखा स्किन रेड है, स्किन फटने लग जाती है। डर्मेटाइटिस अच्छा, इसमें रिटार्डेड ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ कम होने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके हेयर ग्रो होने लगेंगे, आपकी एंटीबॉडी सिंथेसिस सही नहीं होगी, ठीक है। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी सिंथेसिस सही नहीं होगी, ठीक है। एंटीबॉडी सिंथेसिस इम्पेयर्ड, इसका मतलब ये है कि रोगों से लड़ने के लिए जिन कोशिकाओं, जिन सेल्स की हमको आवश्यकता होती है वो भी कम होने लगेंगी या ठीक से नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी इसका स्पेसिफिक कोई डिजीज नहीं है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं। दूसरी बात ये है, आपको इसमें GI ट्रैक में ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगी, ठीक है। मतलब यू ऑलवेज फील लाइक कुछ जल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ऐसा आपको उल्टा सीधा फील होता रहेगा GI ट्रैक में, ठीक है। डर्मेटाइटिस, रिटाइटिस ग्रोथ, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, एंटीबॉडी इम्पेयरमेंट एंड इरिटेशन इन द GI ट्रैक, ठीक है। नाउ अच्छा, विटामिन B3 का एक और है कि इसमें पिगमेंटेड स्किन होने लगती है। क्या होने लगती है? पिगमेंटेड स्किन होने लगती है ये विटामिन B3 में। B6, ठीक, B6 इसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसमें भी पिगमेंटेड स्किन होती है। देखिए सोर्स क्या है? होल ग्रीन खाइए, सीरियल्स खाइए, पीनट्स खाइए, बनाना खाइए, सोयाबीन खाइए, मीट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। अगर आपके पास विटामिन B6 नहीं है तो अब आपके शरीर में नहीं बन सकता ढंग से क्या? प्रोटीन। क्या नहीं बन सकता बच्चों? प्रोटीन आपके शरीर में ढंग से नहीं बन सकता। और आपका शरीर जो है वो अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? प्रोटीन से ही तो बना हुआ है। तो अगर आपके स्किन में प्रोटीन ना बने तो स्किन जो है फटने लगेगी, ऐसे क्रैक्स आपको दिखाई देने लगेंगे, सूजन हो जाएगी, जिससे कहते हैं डर्मेटाइटिस। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है, तो नहीं बनेगा तो एनीमिया होगा। कन्वर्जन मतलब कन्फ्यूजन, नोजिया घबराहट, उल्टी जैसा लगना, मेंटल डिसऑर्डर समझ नहीं पाना, रिटार्डेड ग्रोथ, ये सब इसके सिम्टम होते हैं दैट विटामिन B6। नाउ
विटामिन B7, ठीक है। देखिए विटामिन B7 क्या है, विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है, कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं होती इसकी, इसमें डर्मेटाइटिस होता है, इसमें इम्पेयर्ड ग्रोथ होती है, इसमें भी स्केली पैचेस बन सकते हैं, कुल मिला के इतनी बीमारी, ठीक है। ओके डन। तो ये कौन सा विटामिन हुआ, ये हुआ आपका विटामिन B6, ठीक है। ये कौन सा विटामिन हुआ, विटामिन B6। बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H भी कहते हैं। ओहो, सो विटामिन B7 का दूसरा नाम है विटामिन H, ठीक है। इसको हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेनली विटामिन B7 जो होता है वो मिलता है एग वाइट और एग योक में। एग वाइट भी इसका एक बहुत ही रिच सोर्स है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है, मिल्क में, नट्स में, हनी में, लिवर में, मीट में, फिश में, ठीक है। उसके बाद ये काम किस में करता है, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में काम करता है। आपकी बॉडी में विटामिन B7 बायोटिन जो होता है ये आपकी कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। इवन जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं उनको भी बायोटिन, फॉलिक एसिड ये सब दिया जाता है, ताकि जो नया प्रोटीन और नया कार्बोहाइड्रेट बच्चे के फॉर्म में उनकी बॉडी में बन रहा है वो सही तरीके से बन सके। आई बात समझ में। डेफिशिएंसी जो है मेनली इससे होता है आपको डर्मेटाइटिस, ठीक है। ओके, इससे आपको क्या होता है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस तो मुझे लगता है हरी विटामिन की कमी से हो जाता है। पुअर ग्रोथ है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबोलाइज करते हैं तो ग्रोथ सही नहीं होगी। लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपरली फैट और वो नहीं बनेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो मस्कुलर कंट्रोल भी आप खो देंगे। भूख नहीं लगेगी, वीकनेस लगेगी, हेयर फॉल होगा, तो और पेन तो बना ही हुआ है। विटामिन B9, अभी मैंने आपको कह भी रही थी कि आपकी बॉडी में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं उनको फॉलिक एसिड और आपका दैट विटामिन B7 दिया ही जाता है, ठीक है, ताकि नया प्रोटीन और फैट बन सके। साथ ही साथ ये जो विटामिन B9 होता है ये आपकी बॉडी में नया RBC बनाने का काम करता है। तो बच्चे का नया RBC तो बनाना ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो B9 फॉलिक एसिड इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम विटामिन M भी कहते हैं, इसे हम फॉलिसीड भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ RBC करवाता है। इवन ये आपके DNA भी, नया DNA सिंथेसाइज करवाने में भी मदद करता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये दिया जाता है। इसका रिच सोर्स पता आपको क्या होता है, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ठीक है। कैबेज में ये बहुत ज़्यादा होता है और कॉलीफ्लावर में ये बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता ही है, पर कैबेज और कॉलीफ्लावर में तो भर भर के होता है, ठीक है। तो एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड इट इंक्रीजेज द एपेटाइट ऑल्सो। It causes the megaloblastic anemia। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये है कि आपकी जो RBCs होंगी वो बर्स्ट होने लगेंगी, क्योंकि ये RBC बनवाता है, ठीक है। तो आपकी RBCs या तो खाली रह जाएंगी, फटने लगेंगी और आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 आपको पता है कि ये इसका वेजिटेरियन तो कोई सोर्स ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर या कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था, ठीक है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। नाउ इसे हम एंटी परनीशियस एनीमिक विटामिन भी कहते हैं, ओके। विटामिन B12 जो होता है ये RBC बनाने के और DNA सिंथेसाइज करने का काम करता है, ओके। ये मेनली इसका सोर्स जो है ना वो वेजिटेरियन नहीं है, ये नॉनवेज में मिलता है, मीट में मिलता है, एग में मिलता है। स्पायरुलिना, सबसे पहले इसको स्पायरुलिना एल्गी में रिपोर्ट किया गया था। मेनली इसका सोर्स एनिमल होता है, एग प्रोटीन, एग, लीवर, मीट, एग्स, मिल्क, ये सब, ठीक है। इससे होती है परनीशियस एनीमिया, उससे थी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इससे परनीशियस एनीमिया। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि कौन से, अच्छा परनीशियस एनीमिया मैंने कहाँ पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इससे होती है परनीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होती है, तो खाइए,
क्या दबा के, बहुत सारा एग, बहुत सारा मीट, बहुत सारा दूध पीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स तो कोई है ही नहीं उसका। स्पायरुलिना एल्गी से रिपोर्ट हुआ था पहली बार। विटामिन सी, विटामिन सी जो है आजकल का बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसे आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, इसे हम एंटी वायरल विटामिन भी कहते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, तो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो लोग बहुत भर भर के विटामिन सी खा रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी एंटी वायरल विटामिन माना जाता है, ठीक है, इसलिए लोग उसको खा रहे हैं आजकल, ठीक। और इसे हम एंटी कैंसरस विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपकी बॉडी में जितने भी क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि खराब फैट टूटने की वजह से बनते हैं, उन सबको खींच खींच कर बाहर करता जाता है। तो ये एक क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। विटामिन सी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि ये आपकी बॉडी में ना कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करते हैं। कोलेजन फाइबर मतलब जो बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कोलेजन फाइबर्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो नए नए जो भी व्यक्ति विटामिन सी और विटामिन ई खाता है उसका चेहरा हमेशा दमकता रहता है, समय से पहले वो बूढ़ा नहीं दिखता। तो अगली बार अपनी मम्मियों को बोलो तुम कि सुबह उठ के नींबू पानी पिया करें, जिससे आपकी त्वचा जो है दमकती रहे, क्योंकि नया कोलेजन फाइबर बनता है इससे। इवन नींबू बहुत सारे लोग रगड़ते भी देखा है मैंने उनको, क्योंकि विटामिन सी के अंदर ये एफिशिएंसी होती भी है कि ये नई चीज़ों को ग्रोथ करवाता है, रिकवरी करवाता है, रिपेयर करवाता है और स्वस्थ रखता है, ठीक है। जितने भी सिट्रस फूड है, नींबू, संतरा, मौसम्बी और जो भी है, ठीक, इन सब में पाया जाता है। आंवला, गुआवा, टोमेटोज, इनमें बहुत ज़्यादा होता है एंड आई लव दोज, ओके। फंक्शन, ये आरबीसीज बनाता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगली बार एक रोल नहीं, मतलब विटामिन सी इज़ अ वेरी पॉपुलर, लिम्सिन इसकी बहुत पॉपुलर टैबलेट है, लोग आजकल भर भर के खा रहे हैं, दिन में 1-2 ही खानी चाहिए, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ भी बनवाता है जो रोगों से लड़ती हैं, ये आरबीसीज प्रोडक्शन करवाता है। ये बोन्स और टीथ गम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन्स में कोलेजन फाइबर बनवाता है, जो गम्स होते हैं वहाँ पर कोलेजन फाइबर बनवाता है, जिससे आपके गम्स स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि कोलेजन फाइबर नहीं रहेगा तो आपका गम जो होगा वो दांतों को छोड़ देगा और ऐसे रेडनेस, इन्फ्लामेशन दिखाई देगा, दर्द होगा। इट इज़ कॉल्ड एज स्कर्वी, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह बिहेव करता है, मतलब आपकी बॉडी में गंदा फैट टूटने से जो भी वो खराब फ्री रेडिकल बनेंगे उनको खींच खींच कर ब्लड में लाकर बाहर करता रहेगा, ठीक है। इसकी बीमारी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग गम्स। तो अगली बार किसी को ब्लीडिंग गम्स दिखाई दें तो प्लीज़ उनको ये बोलिए आप लोग कि भैया ऐसा है कि जय श्री राम, आप थोड़ा सा विटामिन सी लीजिए। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने भी, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्कर्वी, बट ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि मैं रोज़ सुबह उठकर, ये मैंने ट्रायल में, ऐसे तुम कह सकते हो कि ट्रायल है, 15 दिन तक मैंने नींबू पिया, ठीक है। तब तक तो मुझे कोई उसका अंतर समझ में नहीं आया, बाद में मैंने 1 महीने के लिए उसको छोड़ दिया। तो आई थॉट कि आई हैव सम स्वॉलन गम्स, देन आई स्टार्ट टेकिंग अगेन लाइम इन मॉर्निंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस दिखी और मुझे ये समझ में आया कि विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली चीज़ है, ठीक है। So this is the fat water soluble vitamin. Keeda is the fat soluble vitamin and remaining all are water soluble vitamins. Vitamins is over. Now अब हम बॉडी के रिपेयरिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अब हम थोड़े मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स इज ओवर, मैंने बहुत ज़्यादा कोई विटामिन्स के बारे में नहीं बताया और मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया उसमें से ही सवाल आपको पूछ लिया जाएगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। कैल्शियम सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन जो मिनरल है वो तो कैल्शियम ही है बच्चों, पर दूध का कैल्शियम वेस्ट है अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। विटामिन डी की उपस्थिति में ही कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ये आपके बोन्स का कॉम्पोनेंट होता है, आपकी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी अगर कैल्शियम नहीं होगा। भयंकर दूध पीना चाहिए इसके लिए, अंडे खाने चाहिए।
दूसरी बात ये है कि ये आपका 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके सीक्वेंशियल इवेंट से आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर तो कैल्शियम खुद ही है। तो इफ यू डोंट हैव इनफ इफ यू डोंट हैव इनफ कैल्शियम इन योर बॉडी, देन योर ब्लड क्लॉटिंग मे बी डिलेड, इम्पेयर्ड और एग्जॉस्टेड। ठीक है, उसके बाद बॉडी में नॉर्मली कैल्शियम का रोल होता है आपके नर्वस ट्रांसमिशन में। मतलब अगर आपके सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व में नहीं जा सकते, इफ़ यू डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन इनटू योर बॉडी, बिकॉज द रोल ऑफ ऑक्सीजन टू पिक द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट नर्व एंड उसको ले आओ बिल्कुल एंड तक। तो ये भी बहुत बड़ा रोल होता है ताकि सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व पे जा सके। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ्स, नाउ नर्व्स एंड मसल प्रॉपरली फंक्शन। मतलब मसल्स में भी ये मसल कैसे काम करती है, जब एक मसल सेल दूसरी मसल सेल को सिग्नल देती है ना, तो कैल्शियम नहीं होगा ना बेटा तो सिग्नल नहीं होगा, और अगर सिग्नल नहीं होगा तो योर मसल बिकम पैरालाइज्ड। ठीक है, तो जब किसी को पैरालिसिस होता है ना तो सबसे पहले उसको क्या बोला जाता है कि भैया इसको कैल्शियम ढंग से दो, क्योंकि आपकी जो नर्व्स होती हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, आपकी जो नर्व्स होती हैं वो मसल से कनेक्टेड होती हैं। ठीक, आपको पैरालिसिस हो गया, ठीक, मान लीजिए कहाँ हो गया, इस हाथ में हो गया। अब अगर इस हाथ में पैरालिसिस हो गया तो अब आपका ये हाथ काम नहीं करेगा क्योंकि नर्व्स मसल्स को सिग्नल ही नहीं दे पा रही हैं। तो नर्व्स जब मसल्स को सिग्नल देती हैं तो वहाँ पर जो मिनरल सबसे ज़्यादा काम करता है वो होता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो नर्व्स मसल्स को सिग्नल नहीं दे पाएंगी, इसलिए वो मसल काम नहीं करेंगे एंड द पर्सन बिकम पैरालाइज्ड। तो हर कोई इनको कहता है, पेशेंट्स को कहता है कि बहुत सारा कैल्शियम लीजिए ताकि फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाए। ना क्लोरीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन आपकी बॉडी में हाइड्रेशन करता है, क्लोरीन आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, क्लोरीन आपकी बॉडी को कभी डिहाइड्रेट नहीं होने देता। क्लोरीन जो है मेनली इंटेस्टिनल फ्लूइड का मेन मटेरियल तो यही है, ये आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करता है। मतलब आपने सोडियम क्लोराइड का और कहाँ पे इस्तेमाल पढ़ा, आपने सोडियम क्लोराइड में दैट वहाँ पर भी पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है। ठीक है, हैमबर्गर इफेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जैक्टली हैमबर्गर इफेक्ट जिसमें NaCl आप तोड़ते हैं। तो बेसिकली ये NaCl जो होता है ये एक बफर की तरह बिहेव करता है ताकि बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका बैलेंस बना रहे। सेकेंड इज द कॉपर। कॉपर जो है ये आपके शरीर में दो चीज़ें करता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। कॉपर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये एक एक्टिवेटर की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात, ये शरीर में मिलानिन को सिंथेसाइज करता है। मिलानिन ये एक पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन का कलर देता है। अगर आपके स्किन में आपकी स्किन कल्ले भसाट है तो आपकी स्किन में मिलानिन ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है। जो जितना डार्क होता है सन से उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती है, मतलब सन कितनी भी पड़ते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण, क्या कह सकती हूँ, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिनरल है ये। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा, सुना होगा आप लोगों ने, दूरदर्शन में ये ऐड भी आता था कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, घेंगा। घेंगा मतलब गोइटर। आयोडीन एक ऐसा मिनरल होता है जिसको इस्तेमाल करके आपकी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। फिर से सुने, आयोडीन एक ऐसा मिनरल होता है जिसको इस्तेमाल करके आपकी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है। सो इफ यू डोंट हैव इनफ आयोडीन then you don't have enough thyroxine, and if you don't have enough thyroxine it means to say that the metabolic rate, the कार्य करने की क्षमता into your body will reduced। ठीक है, और आपका थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो थायराइड में स्टोर हो सकता है। तो अगर थायरोक्सिन प्रॉपरली नहीं बनेगा तो कम आधा बना हुआ यहाँ स्टोर होता जाएगा और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाएगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज गोइटर। नाउ आयरन, भैया आयरन तो मैं ना ही बताऊं तो ठीक है। आयरन तुम क्यों खाते हो, तुमको खून की कमी हो जाए तो लोग कहते हैं आयरन नहीं खाया तुमने सही से। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिस मिनरल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होता है आयरन। ठीक है, सो इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। मसल्स में मायोग्लोबिन और ब्लड में हीमोग्लोबिन। ठीक है,
ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनाने का भी काम करता है, जैसे साइटोक्रोम, ठीक है, और बहुत सारे मतलब कुल मिला के ये हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट बनवाता है, मायोग्लोबिन में मायो वाला पार्ट बनवाता है, और ये बहुत सारे एंजाइम सिंथेसाइज करता है। और अगर ये ना हो तो आपके शरीर में एनीमिया होती है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। नाउ फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा रोल, समझिए बात को, फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा रोल है डीएनए और आरएनए में। लास्ट क्लास में जब मैंने डीएनए का डिग्रेडेशन बताया था, मैंने तब भी आपको समझाया था कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, राइबोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट मतलब PO4 में ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ही है ना। तो डीएनए और आरएनए का मेन कंपोनेंट होता है फॉस्फेट, और फॉस्फेट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है फॉस्फोरस। तो डीएनए को इवन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट, इन सब में फॉस्फेट आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो फॉस्फेट एनर्जी का मॉलिक्यूल बनाने में काम आता है। फॉस्फेट डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। फॉस्फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट नहीं होगा शरीर में, फॉस्फोरस नहीं होगा तो डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी और मर जाओगे तुम, ठीक है। सो इट इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस तो होता ही है। डीएनए और आरएनए जो है ये बनाने के काम आता है, एटीपी बनाने के काम आता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करता है, और आपकी बॉडी में बफर एक्शन करता है, ये अल्कलाइन करने का काम आता है, जैसे कि NaHPO4 बफरिंग के काम आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉस्फोरस जुड़े रहते हैं इधर उधर, ठीक है। सोडियम 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 सोडियम, जिस तरीके से क्लोराइड काम करता है आयनिक बैलेंस में, वैसे ही सोडियम भी काम करता है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि सोडियम को इंटेस्टाइन से ब्लड में भेजने के लिए वी हैव टू डू द एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, और क्लोराइड को कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चला जाता है। NaCl आपकी बॉडी में नमक बनाते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में आयनिक बैलेंस भी करता है। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं नर्वस ट्रांसमिशन बताऊंगी। नर्वस ट्रांसमिशन में मैं आपको सिखाऊंगी कि जिस जगह पर Na+ रहता है उस जगह पर चीज़ें एक्टिव रहती हैं, मतलब सिग्नल को ट्रांसफर करने में Na+ का बहुत बेहतरीन रोल होता है। तो इट इज़ द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ द इंटेस्टिनल फ्लूइड। कैटायन मतलब Na++ वाला इज द कैटायन, माइनस इज एनायन। तो ये इंटेस्टिनल फ्लूइड का मेन कंपोनेंट होता है, और ये नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। सल्फर ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नियंत्रित करता है। जिंक जो है ना, वो बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। आप लोगों ने देखा होगा ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिन भी बच्चों को कमी हो जाती है, मतलब उल्टी दस्त बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में, तो उनको जिंक की गोलियां दी जाती हैं, उनको ORS सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर है जिंक, आपकी बॉडी में आयनिक बैलेंस करता है जिंक, आपकी बॉडी में सारे एंजाइम्स जिंक की उपस्थिति में ही बनते हैं, ठीक है। कंपोनेंट है उनका, मेन कंपोनेंट है जिंक उनका, ठीक है। नाउ आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर है, ठीक है। ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसकी स्वेलिंग को हम ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर जो है ये कब होता है? ग्वाइटर तब होता है जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कम निकलता है। थायरोक्सिन कम निकलेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिक जो रेट होगा ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर की कार्य करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन कम है तो थायरोक्सिन कम बनेगा, और अगर थायरोक्सिन कम बनेगा तो शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और हर जगह कम हो जाएगी, और आपका दिमाग जो है ना वो धीरे धीरे कम काम करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये इनकी कमी से अबॉर्शंस, इन्फेंट डेथ्स, ये सब बहुत कॉमन है, इसलिए बहुत सारी टैबलेट्स बच्चे होने के पहले माँ को दी जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना।
आपके पास अगर हीमोग्लोबिन नहीं है आरबीसी में तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो एक ट्रांसपोर्टर ही तो है. इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच ट्रैप द ऑक्सीजन एंड इट विल डिलीवर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. एंड इफ यू डोंट हैव इनफ हीमोग्लोबिन then you don't have ability to deliver the oxygen, enough oxygen to your body parts. And if your body part have no oxygen or less oxygen, then your body will feel very weak, very tired, very थका हुआ. कुछ भी समझाओ तो समझ में नहीं आएगा. तो अगर किसी बच्चे को मेरे पढ़ाने पर ना ऐसे थका थका सा फील होता है, वो सुबह से उठते से बिस्तर से उठते से ही थका फील हो रहा है, तो बेटा हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराओ, हो सकता है तुम्हें हीमोग्लोबिन की कमी हो. ठीक है, ओके, डन. सो दिस इज ऑल अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सम important mineral which we have learned in this class. I hope you learned about the protein, energy, malnutrition, vitamins, fat soluble vitamins, water soluble vitamins, and last thing is the minerals. So this is all about for this class. I hope कि ये समझ में आ गया होगा. And this is all about the digestive system. Only summary is remaining, जो मैं आपको next class में बताऊंगी. तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, और जो जो सोर्स बताएं उनको खाते रहो ताकि विटामिन की कमी ना हो, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक घर पे रहो. थैंक यू सो मच.